नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी को लेकर के। और जीएसटी के अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। और मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला और फर्स्ट वीडियो, पहला लेक्चर रहने वाला है। देखिए, अभी तक अगर आप लोग जीएसटी के रेफरेंस में बात करते हैं तो आपने करीब करीब 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आप सभी बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि 13 चैप्टर के अंदर न केवल हम लोगों ने जीएसटी के मीनिंग को, उससे रिलेटेड तमाम सेक्शंस को, प्रोविजंस को डिकोड किया, बल्कि हम लोगों ने सीखा कि जो भी आपका पर्सन है जो जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्टर होता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बार जो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिया जाता है, उस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, उस टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट किसको करना है सर? हमें गवर्नमेंट को करना है। और यही आपका एजेंडा रहेगा इस चैप्टर का कि जो एक रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, उसको पे कैसे किया जाए, किस मोड में किया जाए, वो तमाम मोड का एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, पेमेंट ऑफ द जीएसटी टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आपका जीएसटी का पेमेंट सिस्टम है, वहां पर आपको कोई भी कैश सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। माने अगर आप लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी के जीएसटी के अंदर पेमेंट करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। और इस प्रोसेस में हम लोग दो लेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दो ऐसे लेजर हैं जिनके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। सर, सबसे पहला लेजर कौन सा है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रहने वाला है। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, काफी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों आपके डिजिटल वॉलेट की तरह काम करते हैं। जब भी आप लोग जीएसटी की पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपका डिजिटल वॉलेट की तरह कौन काम करता है सर? आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हो जाता है। तो दो तो आपके लेजर हो गए हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर जहां पर आपकी जो लायबिलिटी बनी है ना, यानी कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी बना है, वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होता है। माने आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो टोटल होके कहां पे चला जाता है सर? आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर चला जाता है। और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करके, आप सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करके उस टैक्स लायबिलिटी को गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। ये मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन है। अभी जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है। यहां तक आपको बातें समझ में आई या नहीं आई, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के बताइएगा। क्लियर है? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग यहां पर स्पेसिफिकली पेमेंट की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे पास एग्जैक्टली रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शन है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करते हैं या सीजीएसटी रूल 2017 की बात करते हैं तो हमारे पास सेक्शन 49 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर आप लोग पेमेंट ऑफ द टैक्सेस को पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं और पेनल्टी को पढ़ने वाले हैं। यानी कि टैक्स की पेमेंट से लेके, इंटरेस्ट से लेके और पेनल्टी का एक्सप्लेनेशन आपको सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 49 के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से सेक्शन 49A भी रहता है और सेक्शन 49B भी रहता है। सेक्शन 49A, सेक्शन 49B, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपने जो आईटीसी के एक तरीके से आपके जो क्रेडिट लेजर है उसके अंदर आया है, आईटीसी का यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए नियम आपको यहां पे देखेंगे। दैट इज द सेक्शन नंबर 49A और सेक्शन नंबर 49B। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, सेक्शन 50 आपको पढ़ना है। अगर आपका पेमेंट डिले हो जाता है, देखिए अगर आपका पेमेंट क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा,
इसका एक्सप्लेनेशन, इससे जुड़े हुए नियम, इससे जुड़े हुए रूल आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? सेक्शन 50 के अंदर देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं सेक्शन 49, 49A, 49B और 50, ये 3 सेक्शन आपके ऐसे रहेंगे जिनका ताल्लुकात पेमेंट ऑफ द टैक्सेस से रहने वाला है। स्पेसिफिकली आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको सर, अगर आप लोग रूल्स की बात करते हैं सीजीएसटी रूल 2017 की, तो रूल नंबर 85 से लेके 88 तक, 85 से लेके 88 तक आप लोग यहाँ पे इससे जुड़े हुए आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि जो आपका 85 से 88 जो रूल है उनका ताल्लुकात किससे रहने वाला है? सर आपकी पेमेंट ऑफ द टैक्सेस से रहने वाला है। अब आपको ये रूल की जो आपका सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सब सेक्शन नंबर और या फिर आप लोग कह सकते हैं रूल नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इनसे जुड़े हुए प्रोविजन की जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इनको अडॉप्ट करना है ताकि आपको जो न्यूमेरिकल पूछा जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए वहां पर आप लोग एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ अपने आंसर को फ्रेम कर सके। इज इट क्लियर? तो यहां तक अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने कुछ बुनियादी तौर पे छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले समझा पेमेंट ऑफ द टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कौन कौन से रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है या सेक्शन है या रूल्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अब आपको पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी और स्टार टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं, प्लीज 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 इस चीज को एंश्योर कीजिएगा और अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाइएगा कि यहां से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक लेजर जीएसटी पोर्टल के ऊपर आप लोग देखेंगे 3 आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रहने वाला है, उसके बाद सेकंड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा क्या रहेगा? आपका लायबिलिटी रजिस्टर है। तब ध्यान दीजिएगा, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट, जरूरी और अहम प्रोविजन लिखे हुए हैं। सर अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं अंडर द जीएसटी, अगर आप लोग जीएसटी के अंदर बात करते हैं, जो भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, देखिए ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर्ड पर्सन की हम लोग बात कर रहे हैं, आपको कितने 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर देखने को मिलते हैं। जहां पर पहला आपका क्या रहेगा? ईसीएल रहेगा। ईसीएल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है। उसके बाद आईटीसी लेजर होता है जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं। और तीसरा क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। मैंने बताया यहां पर आपका टोटल जो लायबिलिटी बनता है उसका जो लायबिलिटी का रिफ्लेक्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है? आप लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सर ये एक्ट करते हैं एज ए डिजिटल अकाउंट फॉर द टैक्स पेमेंट। अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है किसी डिजिटल अकाउंट का यूज करके तो वो ये आपके रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर जिनको बोलते हैं। या आप लोग कह सकते हैं किसी क्रेडिट के पेमेंट करनी है या लायबिलिटी ट्रैकिंग करना है। सर लायबिलिटी कहां पे दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। तो इन तमाम काम को अंजाम देने के लिए आपके पास डिजिटल अकाउंट्स की तरह काम कौन करता है? सर इलेक्ट्रॉनिक लेजर काम करते हैं। क्लियर है? और मैंने बताया कितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर रहने वाले हैं। सर हमारे पास टोटल 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर रहने वाले हैं, जहां पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सर टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, इसको आप लोग ईसीएल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑफ द सीजीएसटी एक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रूल नंबर 87 का ताल्लुकात भी इसी से रहने वाला है, दैट इज द ईसीएल, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब क्या होता है? ध्यान से रखिएगा, ये आपका एक अकाउंट होता है। क्या होता है? एक अकाउंट होता है जिसके अंदर जो अमाउंट पड़ा होता है, जो पैसा पड़ा होता है, उसको आप लोग अपनी जो एक तरीके से टैक्स की लायबिलिटी है उसको सेटल करने के लिए, इंटरेस्ट को सेटल करने के लिए, पेनल्टीज को सेटल करने के लिए और लेट फीस को सेटल करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो आपके वॉलेट की तरह काम करता है, बटुए की तरह काम करता है, जिसके अंदर आप लोग पैसा जमा करवा सकते हैं। आप लोग पैसा क्या कर सकते हैं? सर डिपॉजिट करते हैं। उस पैसे का यूटिलाइजेशन आप लोग कहां कहां पे कर सकते हैं? टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसको पे करने के लिए, अगर आपका पेनल्टी लगा हुआ है तो उसको पे करने के लिए, कोई लेट फीस लगा हुआ है तो उसको पे करने के लिए। आपको ध्यान रखना है हर एक के केस में ऐसा नहीं होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही है जहां पे आप लोग इतने सारे काम कर सकते हैं। टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, पेनल्टी की पेमेंट कर सकते हैं और लेट फीस की भी पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहां पर पैसा आता कहां से है? मैंने अभी भी आपको बताया ना, यहां पे पैसा आता है, आप लोग डिपॉजिट करते हैं मनी, किसके थ्रू? सर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई या कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी है
है कि सर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वहां पर पैसा डिपॉजिट किन किन मोड में किया जा सकता है, तो सर आप लोग तीनों मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पैसा जमा करेंगे और जो आपका जमा हुआ पैसा है उसको आप लोग अपनी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट या लेट फीस का पेमेंट करने के लिए यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, अगर बैलेंस है वो रिफंड भी हो सकता है। अगर आपका एक्सेस अमाउंट में बैलेंस है, मान लीजिए आपका जो लायबिलिटी बनता है 50,000 का और कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, आपके जो वॉलेट के अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपया पड़ा है, तो जो एक्सेस अमाउंट है ना वहां पे आपको रिफंड देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम डिसाइड किए गए हैं, कुछ प्रोसीजर डिसाइड किया गया है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझना है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसका क्या मीनिंग होता है और एग्जैक्टली उसको कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिल गया होगा और इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला, यहां तक आपको चीजें समझ में आई, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमने क्या पढ़ा, ईसीएल को पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को पढ़ लिया, उसका यूज कहां पे करना है, उसके अंदर पैसा कहां से आएगा, ये जो आपका मुद्दा है इस चीज की मालूमात आपको हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड लेजर आपका कौन सा रहने वाला है? सर सेकंड लेजर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 49 सबसेक्शन 2 के अंदर, वहां पे कितना था सर, सबसेक्शन 1 था, 49 सेक्शन ही था लेकिन सबसेक्शन 1 था। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसेक्शन 2 देखने को मिलेगा। वहां पे रूल कुछ अलग था, यहाँ पे आपको 86 के अंदर पढ़ना। ठीक है, अगर रूल के रेफरेंस में बात करते हैं तो रूल नंबर 86 लगता है किसके केस में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के केस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी आपका क्या होता है, एक ऐसा लेजर होता है या एक ऐसा डिजिटल वॉलेट आप लोग इसको बोल सकते हैं फॉर ए रेफरेंस। ठीक है, जहां पे आपका आईटीसी कंटेन होता है, माने आपने परचेज के ऊपर कोई आईटीसी क्लेम किया है, आपने जीएसटी के अंदर, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो बहुत ऑब्वियस आप लोग जानते होंगे आईटीसी क्या होता है। ठीक है, आईटीसी जो आपका जाएगा, एग्जैक्टली आईटीसी कहां पे जाएगा सर, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाता है। ठीक है, तो जो आपका क्लेम किया हुआ आईटीसी है वो कहां पे जाएगा सर, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जाएगा। आईटीसी का जो क्लेम, आईटीसी का जो अमाउंट है वो कहां पे दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर दिखता है। अब यहां पे आप लोग पैसा जमा नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, केवल और केवल आपका सोर्स क्या रहता है सर, आपका आईटीसी फ्रॉम द परचेज, जो आपने परचेज किया है उसका आईटीसी यहां पे आ सकता है, या जो आपका एलिजिबल इनपुट सर्विस है। ठीक है, एलिजिबल इनपुट सर्विस आप लोग कह सकते हैं, जो भी जो परचेज के ऊपर आईटीसी है वो कहां पे चला जाता है सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे कोई और चीज एक तरीके से डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपने कैश लेजर पढ़ा था। ठीक है, कैश लेजर के अंदर आप लोग डिपॉजिट कर सकते थे, यहाँ पे डिपॉजिशन का कोई भी रूल, कोई नियम, कोई आपका सेक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज भी बड़ा लिमिटेड है। अगर आप लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज केवल और केवल आप लोग पेमेंट ऑफ द टैक्स में करेंगे। ध्यान रखिए केवल टैक्स का पेमेंट होगा, पेनल्टी पेमेंट नहीं होगा, लेट फीस पेमेंट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट बना हुआ है वो पेमेंट नहीं होगा, ना तो इंटरेस्ट आप लोग पे कर सकते हैं, ना पेनल्टी पे कर सकते हैं, और ना ही आप लोग फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग केवल और केवल जो आपको आईटीसी मिलता है उससे आप लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, एक आपका क्रेडिट लेजर होता है। देखिए अब आपने आईटीसी क्लेम कर दिया, लेटर से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है वहां पे आपका अमाउंट बन गया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपका कितना बन गया, 20,000 बन गया। क्लियर है? लेकिन इसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट करना है वो कितने का करना है सर, 40,000 का करना है। अब इस 40,000 के अंदर आप लोग 20,000 का यूज तो कर लेंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर है, लेकिन जो आपका 20,000 का पेमेंट बच गया है ना, उसका पेमेंट आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यहां पे इस्तेमाल होता है, ये आपको समझना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर भी 40,000 है, आपको टैक्स लायबिलिटी भी 40,000 पे करना है, तो इक्वल अमाउंट है, सेटल हो जाएगा। उस केस में आप लोगों को कैश लेजर की जरूरत नहीं होती है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आता है। दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, बुनियादी तौर पे काफी डिटेल में जाके इन तमाम मुद्दों पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हासिल करना है, ठीक है। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया था दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। मैंने बताया था ये एक ऐसा रजिस्टर है। अच्छा, इसके सेक्शन देख लीजिए 49(7) यानी कि सेक्शन नंबर 49 सब सेक्शन 7 आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा रूल 85 जो आपका है उसका भी ताल्लुकात आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से रहने वाला है। ये एक ऐसा रजिस्टर है, ये एक ऐसा आप लोग कह सकते हो अकाउंट है जहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन की टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है कि भाई साहब ये आपका खाता है, आपको इतना पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ये टोटल आपका अमाउंट बन गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कहां पे शो होती है सर? आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर शो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजों का टोटल होके आता है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सर यहाँ पे आपको आउटपुट टैक्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पेनल्टी और लेट फीस सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो आपको पे करना है, यानी कि आपको क्या करना है, यू हैव टू पे, आपको क्या करना है सर, इसका पेमेंट करना है। क्लियर? तो ये आपके 3 लेजर हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कहेंगे, मैं थोड़ा जूम करके और थोड़े से अच्छे से एक आपका फ्लो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारे पास 3 आपके लेजर रहेंगे। सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ठीक है। तो ये क्या है सर? आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है, ठीक है। तो आप लोग क्या या रजिस्टर कह दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है। यहाँ पे क्या होगा सर, आपका टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनता है, ठीक है, आपका क्या बनता है, जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है। अब वो जो टैक्स लायबिलिटी है वो कुछ भी हो सकता है, लेट फीस हो गया, पेनल्टी हो गया, या आप लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट हो गया, जो भी है आपका सब कहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका लायबिलिटी रजिस्टर है उसके अंदर आएगा। अब सबसे पहले आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आप लोग केवल और केवल टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आपका अमाउंट बच गया, जैसे लेट फीस बच गया, पेनल्टी बच गया, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो यहाँ पे आपका फुलफिल नहीं हुआ है, उसके लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा सर? आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट लेजर है, ये क्या है सर? आपका क्रेडिट लेजर है। और ये क्या रहेगा सर? आपका कैश लेजर रहेगा। कैश लेजर में आप लोग पैसा जमा करवाएंगे और अपनी लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं। वो लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है, लेट फीस भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मोटा मोटा रफली आइडिया लगा सकते हैं और इस चीज को अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर बैठा सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा सवाल आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। और वैसे भी जितने डिटेल लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं शायद ही किसी ने किए होंगे और सारे के सारे अप टू डेट है। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके जो कंटेंट आपको अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा, ठीक है। बहरहाल अभी से लायबिलिटी को कैसे सेटल करना है वो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अभी अभी मैंने सेम बात आपको समझाई। जो आपकी लायबिलिटी बनती है सर उसको रिकॉर्ड किया जाता है लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर, बता दिया था मैंने। अब याद रखिएगा पेमेंट आप लोग कर सकते हैं क्रेडिट लेजर, सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद केस लेजर का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद लायबिलिटी गेट डिस्चार्ज, आपका लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपका फ्लो चार्ट है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। क्लियर है? तो प्लीज आप लोग इस चीज को कंफर्म कीजिएगा कि सबसे पहले आपको आईटीसी पकड़ना, और आईटीसी का जो सेटलमेंट है वो अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी होता है और किसी पर्पस के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो आपका कैश लेजर है उसके अंदर रिफंड के भी नियम दिए हुए हैं और आप लोग उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी बात मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं, प्लीज मेक श्योर करके इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर जरूर रखिएगा। मैनर ऑफ मेकिंग द पेमेंट टुवर्ड्स द लायबिलिटी, कि एग्जैक्टली जो आपका लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या मैनर रहता है, समझ में? क्या मैनरिज्म रहता है, क्या मैनर रहता है, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। सर जो आपका टैक्स पेयर होता है, ध्यान रखिएगा, जो आपका क्या है टैक्स पेयर है उसका एक टैक्स लायबिलिटी होता है। वो जो टैक्स लायबिलिटी है आउटपुट टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, या इसके अलावा जो भी चीज
एग्जिस्ट करती हैं। इसका जो बैलेंस है वो कहां पे जाता है, बैलेंसेस कहां पे होता है, लेजर के अंदर, कैश प्लस में आईटीसी। अब इनको जो आपको सेटल करने के लिए जो मैनर दिए गए हैं उनके अंदर आपका स्पेसिफिक लॉ प्रिस्क्राइब किया गया है, जहां पे आपको क्या करना होगा, उसी ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई ऑर्डर में अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करनी होगी। सर क्या ऑर्डर हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए? सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर आपको पास्ट ड्यूज को एक तरीके से सेटल करना है, यानी कि पुराना जो आपका लायबिलिटी है सबसे पहले आपको उसका पेमेंट करना है। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है सर, सेकंड नंबर की अगर आप लोग बात करते हैं, करंट टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, इसके अलावा आपका जो बच गया इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है या एनी अदर अमाउंट है, वो आपको पेमेंट करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 स्टेप दी गई हैं, जिन स्टेप के मैनर को आप लोग इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट करते हैं। सर सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका ओल्ड लायबिलिटी है उसको क्लियर करना पड़ेगा, जो भी आपका ड्यूज लायबिलिटी है उसको क्लियर करना है, करंट लायबिलिटी को क्लियर करना है। अब लायबिलिटी जो आपका टैक्स लायबिलिटी, देखिए एक तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो गया, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट होने के बाद, ध्यान रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट होने के बाद आपको अदर लायबिलिटीज को पेमेंट करना है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, या जो अदर अमाउंट आपका बनता है, जो भी XYZ। अदर हम लोग लिख देते हैं क्योंकि लॉस के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी कि आपको किस मैनर में पेमेंट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस मैनर में पेमेंट करना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, बंद करके याद कीजिए सर, सबसे पहले मेरे को ओल्ड लायबिलिटी को सेटल करना है, ओल्ड लायबिलिटी का पेमेंट करना है, फिर मेरे को करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तीसरे नंबर पे मेरे को क्या करना है, जो बच गया अदर लायबिलिटी, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो या लेट फीस हो, उनका पेमेंट करना है। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक मेनर रहता है, जिसको अगर आप लोग यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा स्टार टॉपिक है जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा अगर आप लोग इस चैप्टर की फाउंडेशन को ले करना चाहते हैं। मैं कहूंगा इस चैप्टर का जो हार्ट है ना, हार्ट, वो ये टॉपिक रहने वाला है, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। ध्यान रखिएगा, अब जो आईटीसी है वो अलग अलग तरीके के टैक्स से आता है। आईटीसी अलग अलग तरीके, सर जीएसटी की बात कर रहा हूं, 4 तरीके के जीएसटी, आई होप कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े होंगे। सर 4 तरीके के, सर सबसे पहले तो आप सभी ने, अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा आपका सीजीएसटी होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसजीएसटी होता है, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या होता है, एक आपका आईजीएसटी होता है, इसके बाद क्या होता है सर, आपका एक यूटीजीएसटी होता है। ये 4 पार्ट होते हैं आपके जीएसटी के, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना है, आज जो सीजीएसटी से जो आपका आईटीसी मिलता है, एसजीएसटी से आईटीसी मिलता है, यूटीजीएसटी से आईटीसी मिलता है, या आईजीएसटी से आईटीसी मिलता है, यानी कि जैसे सीजीएसटी आपने पे किया, उसका आईटीसी का यूज क्या आप लोग आईजीएसटी के पर्पस के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ये यूटीजीएसटी की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। यानी कि आप लोग एग्जैक्टली जो आपको आईटीसी मिला है, आपके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, वहां पे जो आपको आपका आईटीसी दिख रहा है, उसको कहां पे सेटल किया जा सकता है, किस किस टैक्स लायबिलिटी को पे किया जा सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी, क्लियर। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कह सकते हैं आईटीसी जो आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू द टैक्स पेड ऑन द परचेज, जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर जो आप लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हैं इट कैन बी यूज सेट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसका इस्तेमाल आप लोग कहां पे करते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सेट ऑफ के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। बट ध्यान रखिएगा, मस्ट बी यूज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर इनको यूज करना पड़ेगा, जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। समझ में आया? जो लॉ आपको बताता है कि इस ऑर्डर को मेंटेन करना है, इस पर्टिकुलर आईटीसी, जैसे आपका एसजीएसटी है, उसका यूटिलाइजेशन आप लोग कहां पे कर सकते हैं, सीजीएसटी के आईटीसी को आप लोग कहां पे वापर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत जरूरी आपका टॉपिक अभी स्टार्ट होता है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ आईटीसी की बात करते हैं तो 3 तरीके के मेजरली हमारे पास आईटीसी बनते हैं। सबसे पहला आपका आईजीएसटी क्रेडिट बनता है, ठीक है। दूसरा आपका सीजीएसटी क्रेडिट बनता है। तीसरा आपका एसजीएसटी, आप लोग कह सकते हैं
यूटीजीएसटी क्रेडिट बनता है। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलता है सर, यहां से आपको आईटीसी मिलता है, उसको कैसे कैसे सेटल किया जा सकता है, किस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल किया जा सकता है, वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। और कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप सभी के लिए न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं जो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर देखा गया है। हम देखेंगे किस अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली किस मेंटालिटी के हिसाब से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन के अंदर डाला है। बहरहाल अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी की। आईटीसी को यूटिलाइज करने का बच्चा ऑर्डर क्या होता है, समझ आए? आईटीसी को यूटिलाइज करने का ऑर्डर क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली स्टेप, टोटल 3 स्टेप मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। कितनी स्टेप रहेंगी आईटीसी के यूटिलाइजेशन के लिए? सर 3 स्टेप रहेंगी। सबसे पहली आपकी स्टेप रहेगी स्टेप नंबर 1। तो समझा क्या, यानी कि आईटीसी को सेटल करना है तो हमारे पास कितनी स्टेप रहेंगी? 3 स्टेप रहेंगी। समझना यह है कि जो आपका आईटीसी आया है वो कहां से आया। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपका आईजीएसटी क्रेडिट है, जो आपका आईजीएसटी क्रेडिट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पहले आपका जो रूल नंबर 49A है, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 49A के अंदर दिया गया है, और सेक्शन जो आपका सेक्शन 49A रूल नंबर 88 है। ठीक है, सेक्शन 49A रूल नंबर 88A के अंदर आपको दिया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ द आईजीएसटी क्रेडिट। जो भी आपका आईजीएसटी क्रेडिट होता है उसको कैसे कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, किस टैक्स की लायबिलिटी का अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे अगर आप लोग आईजीएसटी की बात कर लीजिए, यूटीजीएसटी की बात कर लीजिए, सीजीएसटी की बात कर लीजिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर, आईजीएसटी क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो आईजीएसटी क्रेडिट को सबसे पहले उसी के अगेंस्ट आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आईजीएसटी क्रेडिट है, उसका यूज आप लोग आईजीएसटी लायबिलिटी के पेमेंट में पहले करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस टेबल को याद रखना है, स्टार टेबल रहेगा। सबसे पहले आप लोग यूज प्रायोरिटी में आप लोग क्या कहेंगे सर, आईजीएसटी क्रेडिट को आईजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट करना है, पहली प्रायोरिटी रहेगा। अब दूसरी प्रायोरिटी की बात करते हैं तो इसको आप लोग सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। यानी कि जो आपका आईजीएसटी क्रेडिट बनता है, आईजीएसटी क्रेडिट को सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आईजीएसटी की पेमेंट कर दे। ठीक है, अब आईजीएसटी की पेमेंट होने के बाद जो आपका अमाउंट बच जाता है उसको आप लोग सीजीएसटी या एसजीएसटी के अमाउंट के अंदर, जो आपका एसजीएसटी की लायबिलिटी बनता है उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर हमारे पास है, मान लीजिए आईजीएसटी क्रेडिट है, लेकिन हमारे पास आईजीएसटी लायबिलिटी नहीं है, केवल सीजीएसटी या एसजीएसटी लायबिलिटी है, तो क्या उस केस में हम लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में यस यू कैन यूज। ठीक है ना, जब आपका आईजीएसटी है ही नहीं, आईजीएसटी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बचा क्या, सीजीएसटी या तो एसजीएसटी, उसके अगेंस्ट भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आईजीएसटी का जो क्रेडिट है सबसे पहले आपको आईजीएसटी की लायबिलिटी का अगेंस्ट यूज करना है, और सेकंड मैंने क्या बताया, आप लोग इसको सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो लायबिलिटी बनता है, या एसजीएसटी जो आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो लायबिलिटी बनता है, उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला नियम है जिसको आपको याद रखना है, पहली स्टेप है। तो समझा क्या, आईजीएसटी क्रेडिट को कहां पे यूज करना है, कहां पे इस्तेमाल करना। ठीक है, अब एक बार आपको आईजीएसटी क्रेडिट समझ में आ गया ना, तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हम सेकंड किसकी बात करने वाले हैं सर, सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द सीजीएसटी क्रेडिट। किसकी बात कर रहे हैं, सीजीएसटी क्रेडिट। अब ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी क्रेडिट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल आप लोग सीजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए करना है। अगर ये नहीं है या इसके अलावा बच गया है तो सेकंड प्रायोरिटी में आप लोग इसकी आईजीएसटी लायबिलिटी को सेटल कर सकते हैं। सीजीएसटी का इस्तेमाल आप लोग यहां पे एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ना ही एसजीएसटी की जो क्रेडिट का इस्तेमाल आप लोग सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर अगर आप लोग सीजीएसटी क्रेडिट का यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको आप लोग सीजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आप लोग इसको एसजीएसटी लायबिलिटी की अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो ये आपकी स्टेप नंबर सेकंड थी। याद रखना जो सा स्टेप लगे वो वापरना है, वो यूज करना। ठीक है, अब इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 की अगर आप लोग बात करते हैं तो स्टेप
स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द SGST। मैंने बताया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको क्या करना है, अगेंस्ट द SGST लायबिलिटी अगर बच जाता है या आपका SGST लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमें क्या करना है, सेकंड प्रायोरिटी में IGST लायबिलिटी के अगेंस्ट इसको यूटिलाइज कर लेना है। लेकिन मैंने बताया CGST लायबिलिटी के अगेंस्ट आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्टार्ट टॉपिक था, मैंने कोशिश की है बेहद आसान लफ्जों में, बेहद आसान भाषा में, बेहद आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने एक्सट्रैक्ट भी डाला हुआ है कि आप अगर एक कंबाइंड टेबल के फॉर्म में इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ द ITC दिया हुआ है, ओके सर दिया हुआ है, फर्स्ट यूज, उसके बाद सेकंड यूज, और कहां पे यूज नहीं कर सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे अगर आप लोग IGST की बात करते हो तो IGST को आप लोग IGST के फर्स्ट में यूज करना है, CGST SGST के फर्स्ट में यूज कर सकते हो। कोई ऐसा नियम नहीं है IGST क्रेडिट के केस में कि आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते हो, आप सभी जगह इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वापर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग CGST की बात करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में CGST लायबिलिटी सेटल करना है, सेकंड प्रायोरिटी में आपको IGST लायबिलिटी सेटल करना है। SGST लायबिलिटी के अगेंस्ट आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते हो। और इसी तरीके से SGST क्रेडिट की बात करते हो तो SGST फर्स्ट प्रायोरिटी पर आएगा SGST लायबिलिटी, उसके बाद IGST लायबिलिटी को पे कर सकते हो। आप लोग इसको CGST लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक एक्सट्रैक्ट था जो मैंने आपको काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आपको चीजें क्लियर रही होंगी। ठीक है, अब एक छोटा सा किताब है, उसका एक इलस्ट्रेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 14.1। सर कौन सी किताब का है? सर ये आपका एक किताब है जो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट इज द KM बंसल। KM बंसल वाला किताब आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास VK सिंघानिया का किताब है तो भी करीब करीब सेम न्यूमेरिकल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, या आपके पास 10 ईयर पड़ा हुआ है, PYQs है, तो वहां पे भी आपको इस तरीके का सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। बात यह है कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग समझ सके कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। सर क्वेश्चन क्या कहता है? सर क्वेश्चन ये कहता है कि आपका कोई मिस्टर कमल है जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है। सर कैसा पर्सन है? हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, एंड नॉर्मली लिव स्कीम है। ठीक है, नॉर्मल स्कीम के अंडर रजिस्टर है, कंपोजिशन स्कीम उसने ऑप्ट नहीं किया है। ही हैज ए सम ऑफ द 2,68,000 ऑन द अकाउंट ऑफ द ITC, यानी कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, उसके अंदर 2,68,000 है। याद रखिएगा IGST है, क्या है? IGST। सबसे पहले याद रखिएगा IGST को आप लोग अगेंस्ट द IGST लायबिलिटी यूज कर सकते हैं, SGST लायबिलिटी यूज कर सकते हैं, CGST लायबिलिटी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर एक तरीके से आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आ गया, मैंने रिकॉल कर लिया कि इससे जुड़ा हुआ अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, अब देखिए आपको पेमेंट क्या क्या करना है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी है जो रजिस्टर के अंदर दिया गया है, सर क्या क्या दिया गया है? सर आपका आउटवर्ड IGST है, कितना है? सर आपका एग्जैक्टली 1,78,000 दिया, दिख रहा होगा। उसके बाद आपका आउटवर्ड CGST है, कितना दिया हुआ है? 80,000 दिया हुआ है। आउटवर्ड SGST या UTGST कितना दिया हुआ है? आपका 80,000 दिया हुआ है। सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, रूल 86B इज नॉट एप्लीकेबल, डिटरमाइन द ऑर्डर। देखिए आपको क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ द यूटिलाइजेशन। देखिए ऑर्डर बड़ा जरूरी है, मैंने बताया था सबसे पहले ऑर्डर बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द ITC ऑन एन अकाउंट ऑफ द IGST, आल्सो डिटरमाइन द नेट अमाउंट पेबल इन द कैश। आपको बताना है कि नेट अमाउंट पेबल इन द कैश कितना रहेगा। तो सर अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। याद ये रखना है कि हमारा IGST के अंदर, याद रखिएगा IGST के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा IGST के अंदर कितना है? सर आपका 2,68,000 है। क्लियर है? तो मैंने बताया था जो ये आपका IGST क्रेडिट है, इसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में कहां पे वापरना है? सर इसको सबसे पहले हमें यूज करना है आपकी जो IGST लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारी IGST लायबिलिटी कितनी दी हुई है? सर 1,78,000 दी हुई है। तो सबसे पहले मैं पेमेंट करूंगा 1,78,000 का। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे 1,78,000 का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 2,68,000 के अंदर से अगर आप लोग 1,78,000 माइनस करते हैं तो करीबन 90,000 आपका बचता है। ठीक है, कितना बचेगा? बैलेंस कितना बच जाएगा? 90,000 बच जाएगा। तो अब इसको क्या करना है? सर सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोग किसको पे कर सकते हैं? सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोग यहाँ पे किसको पे करेंगे? CGST को पे कर देंगे। 80,000 हो जाएगा। अब जब 90,000 में से 80,000 यूज कर लिया तो कितना बचा? सर 10,000 बचा। 10,000 की पेमेंट आप लोग कहां पे कर देंगे? सर इस 80,000 के
अगेंस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा आपको आंसर को कैसे फ्रेम करना है। सर आपको आंसर को फ्रेम करना है, सर आईजीएसटी की सबसे पहले पेमेंट होगी, उसके बाद आपको सीजीएसटी की पेमेंट करनी है, उसके बाद तीसरे नंबर पे बच जाता है तो आप लोग एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की पेमेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले किसकी पेमेंट होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया आईटीसी का, आउट ऑफ द आईटीसी आप लोग आईजीएसटी का जो अमाउंट है टोटल कितना है, 2,68,000 है, जिसमें आपको सेटल करना है 1,78,000 किसका, सर आपका आईजीएसटी लायबिलिटी का। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आईजीएसटी रहेगा। 168 में से 268 में से अगर 178 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रिमेनिंग रह जाता है, सर 90,000 रिमेनिंग रह जाता है। अब इसका यूटिलाइजेशन आप लोग आईजीएसटी को 90,000 बच गया है, आउट ऑफ द आप लोग क्या करेंगे, 80,000 जो आपका किसका बना हुआ है, सर जीएसटी का बना हुआ, उसकी पेमेंट कर देंगे। तो 90 में से 80 जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा, सर 10,000 रुपया बचेगा। अब इस 10,000 बैलेंस को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। लेकिन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की पेमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास कितना पेमेंट है, सर हमारे पास टोटल अमाउंट है आपका 80,000। कितना थाउजेंड है, 80,000। लेकिन हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर कितना अमाउंट है, सर आपका 10,000 अमाउंट है, तो कितना बच गया, सर आपका 70,000 बच गया, जो आपको कैश में नेट पेबल अमाउंट है, ठीक है, कैश में आपको पेमेंट करना कैश लेजर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात आपकी लिखी हुई है, 10,000 will be used to pay the outward SGST UTGST, therefore no amount of the IGST is available to carry forward। कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आगे कैरी फॉरवर्ड कोई अमाउंट नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% आपका क्या हो गया है, यूटिलाइजेशन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। बाकी ज्यादा संभावनाएं थ्योरी की हैं क्योंकि आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। उम्मीद करता हूं थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपका रहा नहीं होगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर रही होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, या कोई मेजर डाउट रहता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, चीजें अच्छी होंगी। चीजें अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।